नवंबर 2025 यानी कि पिछले साल, अब से तकरीबन 2 महीना कबल, फेडरल बैंक का एटीएम सुबह 11 बजे एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन होती है और हर आधे घंटे बाद 5 फ्रॉड ट्रांजैक्शंस होती हैं। तमाम फ्रॉड सरगर्मियां कराची की एक लड़की जो अपने घर में नाइट शिफ्ट करने के बाद सो रही थी उसके क्रेडिट कार्ड से हो रही थी, जो उस वक्त उसके बटवे में मौजूद था। जारी बात है, जब वो सो रही थी तो वो कार्ड इस्तेमाल भी नहीं कर रही थी, मतलब कहीं ये कार्ड इस्तेमाल हो रहा था। जैसे ही वो लड़की उठती है तो वो फौरन अपना फ़ोन चेक करती कर हैरान हो जाती है कि उसके क्रेडिट कार्ड से 5 ट्रांजैक्शंस तकरीबन 14,500 रुपए की हुई हैं और जहां ये कार्ड चार्ज हुआ है उसका नाम आ रहा है apple.com। मजमूई तौर पर ये 84,000 के करीब रकम बनती है। वो फौरन घबरा कर एप्लीकेशन ऑन करती कि किसी तरीके से इस कार्ड को ब्लॉक करे। लेकिन हैरान कुन बात है कि जैसे ही वो बायोमेट्रिक के बाद अपने फ़ोन पर एप्लीकेशन को एक्सेस करती है, ब्लैंक थी। आगे ना बैलेंस बता रहा, मजीद ट्रांजैक्शंस के लिए ऑप्शन नहीं बता रहा, कार्ड ब्लॉक का ऑप्शन तो बहुत दूर की बात थी। फौरन घबरा कर उसने बैंक की हेल्पलाइन कॉल की और जब हेल्पलाइन कॉल की तो उसको बताया गया कि जी यहाँ पर तो हमारे आपका जो प्रोफाइल है वो लॉक्ड आ रहा है और हम आपके प्रोफाइल तक एक्सेस नहीं कर पा रहे। उसने बोला मेरे कार्ड पे 5 फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हो गई हैं, उसको फौरी ब्लॉक किया जाए। लेकिन उसको 15 मिनट का वेट करवाया गया। उसको कहा गया कि आप होल्ड करें, आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। और इसी दौरान एक और फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गई और ये अमाउंट भी सेम था और वही apple.com पर कोई एप्लीकेशन के लिए पे किया गया था। 14,500 रुपए की ये ट्रांजैक्शन थी। 15 मिनट तक बैंक के नुमाइंदे ने इस लड़की को होल्ड कराए रखा और इस दौरान कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। हुआ ये कि कुछ देर बाद बैंक के नुमाइंदे की कॉल आई और उसने बताया कि हमने आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया है लेकिन हम आपका प्रोफाइल एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही बैंक के नुमाइंदे ने इस लड़की पर इल्जाम भी लगा दिया कि आपने कहीं इंफॉर्मेशन क्रेडिट कार्ड की डाली होगी जहां से ये पूरी इंफॉर्मेशन लीक हुई है, आपका कार्ड कॉम्प्रोमाइज हुआ है, इस वजह से गलती आपकी है। लड़की ने बताया कि मेरे पास एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास इस बैंक के अलावा भी एक और एटीएम एक और बैंक का है, लेकिन मैंने कभी भी क्रेडिट कार्ड से कोई परचेजिंग इस तरह की नहीं की है, तो ये मेरी गलती नहीं है। बैंक नुमाइंदे ने यह भी कहा कि आप हमें 2 दिन बाद कॉल करें, इस दौरान हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आपकी इंफॉर्मेशन कैसे कॉम्प्रोमाइज हुई है, आपका ये कार्ड का डाटा कैसे लीक हुआ है और ये फ्रॉड परचेज जो अगर हुई है तो वो किस तरीके से हुई है। इस दौरान हम आपका कार्ड ब्लॉक भी कर रहे हैं। इस लड़की ने उसी रात इस बात को कंफर्म करने के लिए कॉल की कि आया उसका कार्ड ब्लॉक हुआ है या नहीं। बैंक नुमाइंदे से जब उसकी रात में बात हुई तो उसने पूछा कि मेरा कार्ड ब्लॉक हुआ है, तो बैंक नुमाइंदे ने ये तो कंफर्म किया कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है। लेकिन हैरान कुन बात ये बताई कि ना इसकी इन्वेस्टिगेशन की कहीं से रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई है और ना ही आपका प्रोफाइल अनलॉक करने की कहीं से रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई है। हालांकि उसी रोज दोपहर में इस लड़की ने ये दोनों रिक्वेस्ट बैंक नुमाइंदे को की थी कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट भी किया जाए और मेरा प्रोफाइल अनलॉक कर दिया जाए। नुमाइंदे ने एक और फरमाइश ये की कि आप अपना नया टी पिन जनरेट कीजिए और अगले 48 घंटों में आपका प्रोफाइल इस तरह अनलॉक हो जाएगा। नुमाइंदे के कहने पर पूरा नया टी पिन का जो प्रोसेस होता है वो पूरा किया और उसके बाद इसको श्योरिटी दी गई कि अगले 48 घंटों में आपका प्रोफाइल अनलॉक हो जाएगा। लेकिन अगले 48 घंटों बाद जब इस लड़की ने दोबारा बैंक नुमाइंदे से उस बैंक की कॉल की तो उसने बताया कि जी आपकी तो कोई ऐसी रिक्वेस्ट इनिशिएट नहीं हुई है। दोबारा ऐसे टी पिन जनरेट करने का कहा गया कि दोबारा आप ये टी पिन जनरेट करें और अगले 48 घंटे या अगले 24 घंटे में आपका प्रोफाइल अनलॉक हो जाएगा। ये प्रोसेस हर 1-2 दिन बाद इससे करवाया गया लेकिन इसका प्रोफाइल अनलॉक नहीं हुआ। आप इमेजिन करेंगे एक जिम्मेदार बैंक की तरफ से, उनकी हेल्पलाइन की तरफ से ये कहानी 4 से 5 दिन चलती रही और आखिर में जब इस लड़की ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया कि मुझसे आप लोग चाहते क्या हैं, बार बार नया टी पिन जनरेट करवा रहे, मेरा प्रोफाइल अनलॉक करे, मुझे उसका बिल भी अदा करना है और मुझे पता भी करके दें कि ये मामला है क्या, तो उससे कहा गया कि आप नए कार्ड की रिक्वेजिशन दे दीजिए, ये कार्ड आप छोड़ दीजिए और आप नया कार्ड बनवा लीजिए। कहा मेरे लिए बहुत मसला हो सकता है, मुझे इस क्रेडिट कार्ड का बिल भी अदा करना है, तो मुझे आप इसकी श्योरिटी दें कि मेरा क्रेडिट कार्ड कितने दिन में बन जाएगा। तो उस बैंक नुमाइंदे ने इस लड़की को जवाब दिया कि 5 वर्किंग डेज में आपका नया कार्ड बन जाएगा। इस लड़की ने इसी में आफियत जानी कि नया कार्ड की रिक्वेजिशन दे देती हूँ। लड़की को ही इस कार्ड की फीस भी अदा करनी पड़ी जिसके बारे में अभी वाजे नहीं था कि लड़की की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुई है या फिर बैंक का कसूर है। बहरहाल उसने नई कार्ड की रिक्वेजिशन दे दी और उससे वादा किया कि अगले 5 दिन में आपका नया कार्ड आ जाएगा। इस दौरान लड़की ने ईमेल के जरिए भी कि कम से कम इन्वेस्टिगेट तो किया जाए कि इस मामले को कि ये हुआ क्या है मेरे कार्ड के साथ, मेरी इंफॉर्मेशन सारी कहां से लीक हुई है, कहां से कार्ड की डाटा कॉम्प्रोमाइज हुआ है।
تو ای میل اس نے جب پہلی کی تو اس کا خودکار جواب آیا کہ ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور جلد آپ سے رابطہ کریں گے. اس طریقے سے 4 سے 5 ای میلز کی, لیکن وہی خودکار جو آٹومیٹڈ جواب آتا ہے وہی آتا رہا. آخری ای میل میں اس لڑکی نے لکھا کہ آپ لوگوں نے اگر مجھے پراپر جواب نہیں دیا, میرے اس معاملے کو حل نہیں کیا, تو میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بھی رابطہ کروں گی اور پھر اس معاملے کو لنکڈ ان پر بھی ڈالوں گی. ہوا یہ کہ جب 5 دن گزر گئے اس کا کارڈ نہیں آیا, پھر 7 دن گزر جانے کے بعد جب اس کا کارڈ اس کو موصول نہیں ہوا تو اس نے دوبارہ بینک کی ہیلپ لائن پر کال کی. اس دفعہ ایک لڑکی نے فون اٹھایا اور اس نے کہا کہ میم آپ کا کارڈ تو 5 دن پہلے آپ کو موصول ہو چکا ہے اور آپ نے ہی ریسیو کیا ہے. اب یہ حیران کن بات تھی. اس لڑکی نے بولا کہ میں نے ریسیو کیا, اس بات کی کیا گواہی ہے, اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ اس نے بولا آپ کے دستخط موجود ہیں. تو اس نے بولا میں آپ کو اپنا ای میل ایڈریس دیتی ہوں, آپ مجھے ای میل کیجئے میرے دستخط, اور اس طرح کا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ جب گھر پہ ڈلیور ہوتا ہے تو NIC کی کاپی ضرور لی جاتی ہے, NIC نمبر ضرور لیا جاتا ہے, مجھے وہ بھی بھیجیے. بینک نمائندہ بڑی حیران ہوئی لڑکی کی اس بات پہ کہ اس کو کارڈ نہیں ملا, اور کچھ دیر پہلے جو بینک نمائندہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو کارڈ موصول ہو گیا ہے اور آپ کے دستخط موجود ہیں, اس نے بولا اچھا میم آپ کو ہم کارڈ دوبارہ ڈلیور کروا دیتے ہیں اور اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے, کارڈ کہاں ڈلیور ہو گیا اور آپ کے دستخط کیسے. لڑکی نے اگلے دن پھر کال کی اور اس بار کسی مرد نمائندے نے فون اٹھایا اور اس نے کہا کہ وہی پرانی والی بات, پچھلے دن والی بات کہ میم آپ کو کارڈ تو ڈلیور ہو چکا ہے. لڑکی نے پھر پوری کہانی سنائی اور کل کی جو اس کی کال تھی اس کا حوالہ بھی دیا کہ کل میری ساری بات ہو چکی ہے, اور اس نے بولا کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. تو اس بینک نمائندے نے ایک بار پھر کہا کہ آپ ہمیں 2 دن دیجئے, ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, انٹروگیٹ کرتے ہیں اپنی ٹیم سے اور ڈیلیوری ٹیم سے کہ یہ کارڈ گیا کہاں. لڑکی بار بار کہتی رہی کہ میرے اس کارڈ کے بل کی تاریخ قریب ہے, میرے پاس سے آپ لوگ اس نئے کارڈ کی فیس بھی کاٹ چکے ہیں اور کسی نامعلوم جگہ پہ آپ لوگوں نے کارڈ ڈلیور کر دیا ہے, تو میں وہی کارڈ کیسے ریسیو کر لوں جو کسی ایسی جگہ ڈلیور ہو گیا جو میرا گھر کا پتہ ہی نہیں ہے. لیکن کوئی واضح جواب نہیں مل سکا. کسی نے مشورہ دیا کہ اس بینک کے ہیڈ آفس جایا جائے. وہ لڑکی اگلے دن صبح بینک کے ہیڈ آفس جاتی ہے, وہاں جا کے کریڈٹ کارڈ کی ٹیم سے ملتی ہے اور وہاں پر ایک لڑکی اقرا سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. اقرا نے کہا کہ آپ کو اتنا عرصہ ویٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. اس لڑکی نے پورا معاملہ بتایا, جو فون کالز, بے سود فون کالز تھیں ہیلپ لائن پہ, پھر ای میلز. تو اقرا نے کہا کہ آپ ہمارا کسٹمر سروس وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہی تھی کہ ان سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا, آپ کو بہت پہلے یہ معاملہ لے کے ہمارے پاس آ جانا چاہیے تھا. اقرا نے شکایتی نمبرز لیے ان خاتون سے اور پھر پتہ کیا تو ان شکایتی نمبرز پر کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا. پھر اپنی اس ٹیم کو کال کی جو اس ڈیلیوری کی, اس طرح کے کارڈز کی ڈیلیوری کی ذمہ دار ہوتی ہے, تو اس نے بتایا کہ کارڈ ڈیلیورڈ آ رہا ہے, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ان کے سگنیچرز تو موجود ہیں, لیکن اس طرح کے ڈاکیومنٹس کے لیے ID کارڈ کی کاپی, ID کارڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے, وہ اس میں اٹیچ نہیں ہے. مطلب کچھ معاملہ تھا جو انویسٹیگیٹ کیا جانا ضروری تھا. اقرا نے اس بار اس لڑکی کو ایک بار پھر یہ دلاسا دیا کہ آپ ہمیں ابھی کرسمس کی چھٹیاں چل رہی ہیں, باقی معاملات ہیں, 4 سے 5 دن دیجئے, میں اس پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کر کے دیکھتی ہوں کہ آخری معاملہ ہوا کیا ہے, کارڈ کہاں ڈیلیور ہوا ہے, اور اگر نہیں ڈیلیور ہوا تو اس کی وجہ کیا ہے. لڑکی نے کریڈٹ کارڈ ٹیم کی اس لڑکی کی بات تو سنی اور پھر یہ کہا کہ میں 3 سے 4 دن بعد آؤں گی, لیکن میں کارڈ یہیں آپ کے ہیڈ آفس سے یہ ریسیو کروں گی, میرے گھر پہ پھر یہ کارڈ ڈیلیور نہ کیا جائے, جو بھی انویسٹیگیٹ ہونے کے بعد معاملہ نکلتا ہے کارڈ آپ کو مل جاتا ہے تو میں یہیں سے ریسیو کروں گی. یہ کہہ کے لڑکی جب بینک سے نکلنے لگی تو اس کو کچھ خیال آیا کہ میں کیوں نہ ریپلیسمنٹ کارڈ آرڈر کر دوں. وہ واپس آئی, کریڈٹ کارڈ کی ٹیم کی اس لڑکی سے دوبارہ بات کی اور اس سے بولا کہ میں ریپلیسمنٹ کارڈ آرڈر کرنا چاہتی ہوں. تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ بالکل آرڈر کر سکتی ہیں, آپ کو فیس اس کی ادا کرنی پڑے گی. تو اس لڑکی نے سوچا کہ اسی میں عافیت جانی اس نے کہ میں ریپلیسمنٹ کارڈ ہی آفر کر دیتی ہوں کہ ایک کارڈ کہیں اور ڈیلیور ہو گیا ہے, وہ کس طریقے سے کمپرومائز ہوا ہوگا. تو اس کارڈ کے بجائے اس نے ریپلیسمنٹ کارڈ آفر کر دیا. ایک بار پھر ایک نئے کارڈ کی فیس اس کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ کر لی گئی اور اس لڑکی نے کہا کہ میں جب بھی یہ کارڈ آپ نے مجھے ڈیلیور کرنا ہے میں یہیں ہیڈ آفس آ کے ریسیو کروں گی, آپ میرے گھر پہ ڈیلیور مت کیجیے گا. اگلے دن جب لڑکی نائٹ شفٹ کرنے کے بعد گھر میں سو رہی تھی تو اس کے گھر پہ بیل ہوئی. اس کے بھائی نے دروازہ کھولا اور بہت مشہور کوریئر کمپنی کا ڈیلیوری بوائے گیٹ پر موجود تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا کارڈ ہے. تو یہ آواز سن کر باہر آئی اور اس نے اس ڈیلیوری بوائے سے پوچھا کہ بھائی یہ کارڈ پہلے کہاں تھا. تو اس نے ایک عدد کمپلینٹ پیپر دیا کہ آپ اس پر لکھ کے دے دیجئے کہ کارڈ آپ کو موصول ہو گیا تھا اور گھر پہ کہیں تھا اور آپ لوگوں کو مل نہیں رہا تھا, ادروائز کوئی اور معاملہ نہیں تھا, ورنہ میم میری نوکری چلی جائے گی.
उस लड़की ने उस डिलीवरी बॉय से वो कंप्लेंट जो लेटर था, जो कागज़ था वो लिया। उसने बोला कि भाई हुआ क्या था, मुझे पूरी बात बताओ, मैं जो सच होगा वही लिखूंगी। उसने बोला जी मैंने बराबर वाली बिल्डिंग के रिसेप्शन पे दे दिया था और मुझे आपका एड्रेस समझ में नहीं आ रहा था और अभी मैं उस रिसेप्शन से ही लेके आ रहा हूँ। बात ना समझ में आने वाली थी और वही उस लड़की ने उस कंप्लेंट पेपर में भी लिखा। उसने लिखा कि मुझे कार्ड मौसूल नहीं हुआ था और आज ये मुझे कार्ड मौसूल हुआ, इससे पहले कार्ड मुझे मौसूल नहीं हुआ था। अब वो डिलीवरी बॉय तो चला गया, इसने वो एनवलप देखा तो वो एनवलप खुला हुआ था, उसकी सील खुली हुई थी, यानी कि जिसके पास भी ये कार्ड गया था उसके पास कम से कम इस कार्ड का नंबर तो होगा। अगले ही दिन उसको रिप्लेसमेंट कार्ड भी मिल गया और पुराने 2 कार्ड्स, जो पुराना एक कार्ड था जिसके मामला शुरू हुआ था और उसके बाद जो कार्ड कहीं और डिलीवर हो गया था, वो दोनों कार्ड्स ब्लॉक हो गए। अब उसके पास तीसरा कार्ड जो रिप्लेसमेंट कार्ड था वो मौजूद था। तो ये वो जंग है जो मुल्क के मालियाती मरकज़ यानी कि कराची में एक मारूफ बैंक के खिलाफ इसी शहर की एक लड़की को अपने हक के लिए लड़नी पड़ी। तवील कॉल्स, तवील ईमेल्स, इस दौरान इस लड़की ने पूरा मामला लिंक्डइन पर पोस्ट भी किया और उसमें इस बैंक के सीईओ को टैग भी किया, लेकिन कोई हल ना निकला। इस लिंक्डइन पोस्ट की वजह से उसको कॉल तो आई, लेकिन वही जवाब कि हम मामले को देख रहे हैं और मामला ना देखा गया ना हल किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि उन 84,000 रुपए का क्या बना जो इस लड़की के अकाउंट से डिडक्ट हुए थे। यकीनी तौर पे मामला सेटल हुआ और उसकी मज़ीद डिटेल में जाना इस वीडियो को बहुत तवील कर देगा, लेकिन इस लड़की ने 40-45 दिन की मज़ीद जंग लड़ी और अभी हाल ही में यानी कि जनवरी 2026 में इस मामले के शुरू होने के तकरीबन 3 महीने बाद ये मामला भी इस लड़की के हक में सेटल हुआ और ये साबित हुआ कि इस कार्ड की ट्रांजैक्शंस में इस लड़की का कोई कसूर नहीं था, बैंक का ही कोई कसूर था जो ना बताया गया, जो ना सामने लाया गया, जो ना इन्वेस्टिगेट करके इसको बताया गया कि हाँ जी ये मामला था। लेकिन हाँ, रकम इसको पे नहीं करनी पड़ी, ये लड़की के मामले में ही सेटल हुई बात। ये वाकया कोई अकेला वाकया नहीं है, ऐसे कई वाकयात हो रहे हैं। इसको डब्बा स्कैम या डब्बा स्कैंडल के नाम से कराची की इंडस्ट्री में जाना जा रहा है। अब ये लड़की सोचती होगी कि मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने ईमेल्स के ज़रिए, मैंने कॉल्स के ज़रिए, मैंने लिंक्डइन के ज़रिए ये जंग लड़ी, वरना उस लड़की को ये अमाउंट पे करना पड़ सकता था। इसके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लीक होती या हो चुकी थी, वो होती रहती और वहाँ से ट्रांजैक्शंस होती रहती और ये इसी तरीके से वो बिल पे करती रहती। जिनके पास शऊर था वो तो लड़ लेते हैं और वो इस चीज़ पर स्टैंड भी लेते हैं कि मैं इस अमाउंट को पे नहीं करूँगा जो मेरी वजह से कहीं खर्च नहीं हुआ है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि मुल्क के इतने बड़े मुआशी हब में जो बैंक्स हैं वो सारिफ को कसूरवार ठहराते हैं और आखिर में चुपचाप इस चीज़ को सारिफ के ही हक में सेटल कर देते हैं। ये तक नहीं बताते कि मामला किस तरीके से लीक हुआ, किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हुआ। अगर वो लड़की 3-4 महीने अपनी नाइट ड्यूटी के बाद दिन में ये जंग ना लड़ती, 24 घंटे की अजियत में ना रहती जो उसको दी गई, तो शायद वो 84,000 रुपए का बिल भी पे करना उसको पड़ता और आगे न जाने कितने हज़ारों लाख रुपए का बिल पे करने पड़ते और फिर उसको पता भी ना होता कि उसके ट्रांजैक्शंस कहाँ से हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं। और खुदा ना खास्ता किसी ऐसी जगह पे ट्रांजैक्शंस हो जाती जो किसी दहशतगर्दी के मामले से जुड़ जाता तो न जाने उसको फिर क्या क्या सहना पड़ता।